इनको क्लाउड सर्वर है, स्टार्ट हो गया सर। ओके, तो लेट्स स्टार्ट पाइथन बेसिक्स। तो फर्स्टली जो आजकल हम पाइथन यूज कर रहे हैं, हमें पता है कि हम पाइथन 3.0 यूज कर रहे हैं, जो कि 2008 में रिलीज हुई थी। जो फर्स्ट उससे प्रीवियस वर्जन था जिससे जो पाइथन अभी कंपैटिबल है, दैट इज अ 2.7। तो बेसिक टर्म्स अब हमें जैसे कि पता है कि सब्जेक्टिव पेपर भी हो सकता है, तो जो चीज हम स्किप कर सकते थे हम नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो लाइक कैरेक्टर सेट हमें पता है क्या होता है, किसी भी लैंग्वेज का कैरेक्टर सेट क्या होगा, जो वैलिड कैरेक्टर उस लैंग्वेज को लिखने के लिए हमें चाहिए। तो पाइथन का कैरेक्टर सेट क्या होगा कि जो हम पाइथन को कोई भी प्रोग्राम पाइथन का लिखते हैं, उसमें से कौन कौन से कैरेक्टर्स हम यूज कर सकते हैं, दैट इज अ कैरेक्टर सेट ऑफ पाइथन। और जो नॉर्मल हमें चीज याद रखनी है, जो हमारा जो पाइथन है अब वो रिकॉग्नाइज करता है यूनिकोड कैरेक्टर सेट। आई थिंक क्लियर है सबको स्काई और यूनिकोड कैरेक्टर सेट के बारे में या नहीं? स्काई का पता है मैम, यूनिकोड का नहीं पता, अगर पता हो तो उसके बारे में थोड़ा बता हाँ दो। जी, स्काई क्या होता है, जो हम आज तक पढ़ते आ रहे हैं ना, स्काई वैल्यू। तो यूनिकोड कैरेक्टर सेट स्काई का सुपर सेट कह सकते हैं। पहले क्या होता था, स्काई में हमारे पास लिमिटेड कैरेक्टर सेट था कि हम अल्फाबेट यूज कर पा रहे थे, हम डिजिट यूज कर रहे थे और कुछ स्पेशल सिंबल यूज कर रहे थे। लेकिन उसमें कभी भी हम हिंदी, इंग्लिश, तमिल ऐसी लैंग्वेज नहीं यूज कर पा रहे थे। लेकिन जो यूनिकोड कैरेक्टर सेट है वो इतना वास्ट हो गया कि हम ये वाले लैंग्वेज के वर्ड्स भी यूज कर सकते हैं। क्लियर? यस मैम। और जो नॉर्मली अगर एक देखो, सबसे पॉइंट है कि अगर हमारे पास थ्योरेटिकल आ गया तो हमें इसको ओके अगर हमारे पास थ्योरेटिकल आ जाता है कैरेक्टर सेट के बारे में, तो हमें ना ऐसे लिखना पड़ेगा कभी भी एग्जाम में कि कैरेक्टर सेट में क्या क्या है। फर्स्ट लेटर्स, हमें पता है लेटर अल्फाबेट्स जो हम यूज करते हैं, कैपिटल ए टू जेड, स्मॉल ए टू जेड। डिजिट्स, डिजिट्स 0 to 9 ही होते हैं। स्पेशल सिंबल, जैसे इन्होंने लिख रखा है स्पेशल सिंबल अवेलेबल ओवर कीवर्ड, और इसमें हमें एग्जांपल भी देनी पड़ेगी कि जैसे हैश, कोमा, है ना, इन्वर्टेड कोमास, कोट्स, ब्रेसिस, ये हमें लिखने पड़ेंगे एग्जाम। मैं आपको सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेटेड बोल रही हूँ। क्लियर? व्हाइट स्पेसिस, व्हाइट स्पेसिस हमारी कौन सी होती हैं? ब्लैंक स्पेस, टैब, कैरेज रिटर्न, न्यू लाइन, फॉर्म फीड। इसका बारे में पता है सबको? ब्लैंक स्पेस तो पता है, टैब क्या होता है, टैब को हम कैसे देते हैं? बताइए। स्लैश टी, यस, कैरेज रिटर्न। टी, नेक्स्ट आर, कैरेज स्लैश आर, कैरेज इसका रिटर्न मतलब आर से देते आर से क्या होता है वैसे? कैरेज रिटर्न नहीं होता है मैम। नहीं, इससे क्या होता है? कैरेज रिटर्न का मतलब क्या होता है? आई थिंक नेक्स्ट लाइन पे कैरेज रिटर्न एक कैरेक्टर पीछे चला जाता है। हाँ जी। न्यू लाइन नेक्स्ट लाइन में फॉर्म फीड एक लाइन फीड कर देता है, फॉर्म। इसका एग्जैक्ट मुझे मैंने रन नहीं किया कभी। और अदर कैरेक्टर्स, यूनिकोड के जो भी कैरेक्टर्स है और वो सारे इंक्लूड होते हैं इसमें। क्लियर है ये चीज? कैरेक्टर सेटअप है आपको? जी मैम। नेक्स्ट है इनपुट एंड आउटपुट। हम देखो पाइथन हमने इतनी तो की है कि इनपुट फंक्शन यूज करते हैं, लेकिन जो पहले था 2.7 पाइथन 3 में से पहले, तो वो फंक्शन था raw अंडरस्कोर इनपुट, ठीक है। अब जो फंक्शन यूज करे वो इनपुट है, जो पहले होता था वो था raw अंडरस्कोर इनपुट। क्लियर? इससे बस आपको याद क्या रखना है कि जब भी हम कोई इनपुट फंक्शन यूज करेंगे ना, इनपुट फंक्शन यूज करेंगे, हमने क्या लिखना है, हम ऐसे ब्रैकेट यूज करना है। अगर कुछ भी हम डिस्प्ले लिखवाना चाहते हैं वो इसके अंदर लिख देंगे, कोट्स के अंदर। क्लियर? तो लेकिन याद रखना, जो इसकी ये फंक्शन जो रिटर्न करेगा ना वैल्यू, वो हमेशा स्ट्रिंग देगा। आपने चाहे मान लो एंटर लिख दिया, हमने वैल्यू 7 दे दी, तो इसकी डाटा टाइप कौन सी है? स्ट्रिंग। ये कभी भी हमारी इंटीजर फ्लॉट नहीं लेगा, हमें लगता है ये इंटीजर है। फॉर एग्जाम्पल हमने एक प्रोग्राम लिखा, मैम हाँ जी, एक्सक्यूज मी मैम। मैम जो ये हम कोट्स के अंदर देंगे, चाहे वो इंटीजर टाइप हो चाहे फ्लोट टाइप, वो हमेशा एज ए स्ट्रिंग ही काउंट होगा जो भी कोट्स। बिल्कुल कोट्स के अंदर भी स्ट्रिंग ही लेता है, कोट्स के मतलब जो वैल्यू रिटर्न करता है वो भी स्ट्रिंग होती है। मैं आपको प्रोग्राम लिख के दिखाती हूँ, आपको शायद ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ओके। जैसे हमने लिख दिया x इज इक्वल टू
input, enter value of x. ठीक है, और मैंने लिख दिया y इनपुट एंटर वैल्यू ऑफ y। ठीक है, और हमने z में लिख दिया x प्लस y, और हमने इसमें आउटपुट के लिए क्या यूज करते हैं हम, प्रिंट z। तो हमारी अगर मान लो मुझे कैसे आउटपुट स्क्रीन में कैसे शो होगा, पहले क्या आएगा, एंटर वैल्यू ऑफ x, मान लो मैंने दे दी 7, फिर आएगा एंटर वैल्यू ऑफ y 8, तो आउटपुट क्या आएगी, 78। रीजन क्योंकि जो इसकी रिटर्न टाइप है ना वो स्ट्रिंग है, कंकैटिनेशन integer कर नहीं है। दिया। और जो प्लस ऑपरेटर होता है स्ट्रिंग में क्या करता है, हमने पहले भी डिस्कस किया था, कनकैटिनेट। क्लियर। अब एक चीज और, मैं जो मतलब मुझे लगता है जब मैं एज ए पेपर चेक करती हूँ मार्क्स कम हो जाते हैं, तो ध्यान रखना है कि एक ही लाइन में लिखना है हमने अगर सब्जेक्टिव पेपर आता है। क्लियर। इंडेंटेशन, हाँ वो ध्यान रखना है, अगर इंडेंटेशन आप गलत दे दोगे तो आपके में भी आपके तब मार्क्स कम हो जाए अगर सब्जेक्टिव एग्जाम में आप जा रहे हो। ओके क्लियर हुआ। अब बात क्या आती है कि जो इनपुट फंक्शन हम यूज करते हैं उसकी रिटर्न टाइप हमेशा स्ट्रिंग होगी। अगर हमने उसको वैल्यू इंटीजर लेनी है तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पर, मैं ऊपर लिख रही हूँ इसको इंट, वो सारा का सारा इंट में डाल दिया। अब जो इसकी रिटर्न टाइप कन्वर्जन हो जाएगी इंट में। क्लियर। अगर मान लो इसकी हमने फ्लोट लेनी है तो इसको हमें ऐसे करना पड़ेगा। क्लियर। जी मैम। प्लीज रिपीट करना मैम एक मिनट। जैसे अगर हम इंट नहीं देते, हम सिंपल लिख रहे हैं, तो वो उसको एज ए स्ट्रिंग कंसीडर करेगा। लेकिन अगर जैसे मैं चाहती हूँ कि इसकी आउटपुट, क्योंकि देखो ऑब्वियस है 7 + 8 हमारे आंसर तो 15 आना चाहिए था, लेकिन हमारा कंकैटिनेट हो रहा है 7 8 आ रहा है। अगर हम चाहते हैं कि आंसर 15 आए, हम मान लो आउटपुट चाहते हैं कुछ इस तरह कि 15 आउटपुट आनी चाहिए हमारी, राइट। तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो हमारा इसकी वैल्यू है, या तो हम ये कर सकते हैं, मैं आपको दिखाती हूँ, या तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर एक लाइन लिख देंगे x = int of x, जो स्ट्रिंग को किस में कन्वर्ट कर देगा, हमारा इंटीजर में। यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, इस लाइन के बाद y = int of y। क्लियर। अगर हमें 2 लाइंस में लिखकर नहीं करना, हम सिंगल लाइन में चाहते हैं, तो हम डायरेक्ट यहाँ पर भी कर सकते हैं, एक ही बात है। क्लियर। नेक्स्ट मूव करो, समझ आ गया इस चीज पे। मैम यस मैम। ये याद रखना, यहाँ पर हम इंट भी यूज कर सकते हैं कन्वर्जन के लिए, एक फ्लोट यूज करते हैं, एक यूज करते हैं eval। वो क्या होता है, वैल्यूएट कर देता है, अगर इंटीजर वैल्यू है तो इंटीजर में ले लेगा, अगर फ्लोट है तो फ्लोट में ले लेगा। अगर हमने इनपुट 7.5 ली, राइट, ठीक है, अगर हमने इसको इंट में कन्वर्ट कर दिया तब भी हमारा आंसर 15 आएगा, क्योंकि उसको हमने इंटीजर में कन्वर्ट किया है। लेकिन ई वैल्यू फंक्शन क्या करेगा, उसको किस में कन्वर्ट कर देगा, ऑटोमेटिकली फ्लोट में, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 15.5। क्लियर। ये तीनों यूज कर सकते हैं, मतलब ई वैल मेनली मैं बताना चाह रही थी आपको। क्लियर है इस चीज के बारे में भी। मैम इवेल रिपीट करना एक बार। जैसे मैंने यहाँ पर इनपुट दी 7.58, मैंने इंटेंट किया तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा, 15 आएगा ना, क्योंकि हमने 7.5 दिया, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, कन्वर्ट होके 7 हो जाएगी ना इंटीजर में, x में तो 7 ही जाएगी, y में क्या जाएगी 8, 7 + 8 आंसर 15 आएगा। अगर हम इंट की जगह हमने यहाँ पर ई वैल लिखा होता, तो वो क्या करता है, वो देखता है ऑटोमेटिकली आपने जो इनपुट दी है वो क्या है। जैसे 7.5 दी तो उसको 7.5 ही लेगा, फ्लोट वैल्यू ले लेगा। 8 को x की वैल्यू 7.5 हो जाएगी, y की 8, तो आंसर क्या आ जाएगा 15.5। क्लियर। जी मैम। अब एक और चीज हम यूज कर रहे हैं, मे बी स्लाइड्स में आएगी, मैंने ध्यान नहीं दिया, x y z हमें कहीं डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं है,
ऑटोमेटिकली जैसे ही हम इसको फर्स्ट टाइम लेफ्ट हैंड साइड में यूज करते हैं, ऑटोमेटिकली ये डिक्लेयर हो जाता है मेमोरी में। क्लियर? ये सारे हो रहे हैं क्लियर है ये चीज भी? एक चीज ज्यादा बनेंगे। ये चीज समझ आई मैं जो कहना चाह रही हूँ कि अगर मैंने x इज इक्वल टू इसको y, ये इसकी क्या है, लेफ्ट हैंड साइड है, ये से लेफ्ट वैल्यू कहते हैं हम इसको क्या कहते हैं, हमारी राइट वैल्यू, राइट हैंड साइड वैल्यू। अगर हमने एक बार जब वैल्यू लेफ्ट वैल्यू में यूज कर लिया तो ऑटोमेटिकली वो क्या हो जाता है, हमारा सिस्टम में डिक्लेयर हो जाता है, हमें एक्सप्लिसिटली डिक्लेयर नहीं करना होता। अब बताओ अगर मैंने प्रोग्राम में सीधा x इज इक्वल टू y दे दिया तो ये एरर आएगी या नहीं आएगी? नो मैम, एरर आएगी। रीजन बी क्योंकि y को हमने कहीं भी यूज नहीं किया पहले। हम डायरेक्टली किसी भी वेरिएबल को राइट हैंड साइड यूज नहीं कर सकते जब तक उससे पहले उसको लेफ्ट हैंड साइड में यूज नहीं किया। समझ आ गई ये बात? जी मैम। ये याद रखना है क्योंकि जब हम लेफ्ट हैंड साइड में यूज करते हैं तभी वो डिक्लेयर होता है, उसके बाद हम उसको राइट हैंड साइड में कैसे भी यूज कर सकते हैं। अगर हम राइट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड आने से पहले यूज कर लेते हैं तो दैट मीन्स उसको वो उस वेरिएबल को नहीं समझ पाएगा कि वो क्या है, तो वो हमें एरर देगा। क्लियर? नेक्स्ट मूव करें अभी स्लाइड पे। हाँ जी, अब इंडेंटेशन मैंने आपसे पहले भी कहा था, इंडेंटेशन वेरी इंपॉर्टेंट है, हमने जैसे डिस्कस पहले कर चुके हैं। इंडेंटेशन से वो ब्लॉक डिफाइन करता है। कैसे? जैसे सी में आपने देखा होगा, सी भी कैसे होता था, सी लैंग्वेज आई थिंक सबको बेसिक लैंग्वेज सब मान के चलते हैं ना। तो सी में अगर हमने कोई ब्लॉक बनाना होता, जैसे मेन फंक्शन लिखते थे तो ये कर्ली ब्रेसेस लिखते थे ना, तो पता चल जाता है मेन के अंदर है। अगर हमने इफ स्टेटमेंट लिखी कोई है ना, उसकी कर्ली ब्रेसेस से हमें पता चलता था ये सारी लाइन इफ के अंदर है ना। तो हमें जरूरी नहीं होता था कि हमने स्टार्टिंग यहीं से करनी है, हम यहाँ से लिखें यहाँ से लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता था सी में, राइट। लेकिन पाइथन में अगर आप ऐसा करोगे तो एरर आएगी, क्योंकि पाइथन क्या करता है, इंडेंटेशन के बेस पर ही ब्लॉक्स बनाता है। क्लियर? तो जब भी अगर आपने स्टार्टिंग x इज इक्वल टू कुछ कर दिया, अगर आपने नेक्स्ट स्टेटमेंट यहाँ लिख दी ना, तो यहाँ पर वो कहेगा कि ये तो दूसरा ब्लॉक स्टार्ट हो गया। ब्लॉक स्टार्ट कैसे हो गया? ऑटोमेटिकली तो हो नहीं सकता, तो वो क्या दे देगा, एरर इंडेंटेशन प्रॉब्लम। तो हमें हमेशा एक ही लाइन में लिखना है। जब भी हम इफ यूज करते हैं, हम आगे करेंगे जब भी हम, है ना, तो उसके बाद हम इंडेंटेशन दे देते हैं, उसके अंदर जितनी भी स्टेटमेंट्स होगी वो उसके अंडर होगी। क्लियर? बाकी हम आगे स्टेटमेंट करेंगे, ज्यादा क्लियर हो जाएगा। बट याद रखना, इंडेंटेशन मीन ब्लॉक, तो हमें एक्स्ट्रा इंडेंटेशन कहीं भी नहीं देनी है। इंडेंटेशन मीन्स स्पेस, नथिंग एल्स। और बाय डिफॉल्ट कितनी इंडेंटेशन होती है बताइए? बाय डिफॉल्ट वो कितनी इंडेंटेशन लेता है कंपाइलर, पाइथन कंपाइलर? Anyone? 4, राइट। प्लीज आप थोड़ा सा ना रिप्लाई कीजिए सभी। ये मुझे लगता है कि रिवीजन टाइप है, बहुत लोगों ने पढ़ चुके हैं हम सब, ये फर्स्ट टाइम तो नहीं है ना हम सबका। अब ध्यान से देखिए, फर्स्ट प्रोग्राम दिया हुआ है, अब इसमें क्या है, देखो एरर आएगी क्योंकि इफ के स्टार्ट वो 7 के साथ स्टार्ट हो गया ना, नीचे देख रहे हैं आप, तो वो इसको समझ नहीं पाएगा, ठीक है, कि ये बिल्कुल साथ में है पहला। तो वो इसके ब्लॉक बनाने की, इफ के अंडर इसको बनाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, इसको इंडेंटेशन देनी थी। सेकंड में इंडेंटेशन दी हुई तो कोई एरर नहीं आएगी। क्लियर? नेक्स्ट मूव करें। यस मैम। हाँ जी, टोकन क्या होता है? कंपाइलर में भी किया हमने, टोकन क्या होता है? स्मॉलेस्ट यूनिट होती है मैम। राइट, स्मॉलेस्ट यूनिट, जो प्रोग्राम जिसको रिकॉग्नाइज कर सकता है कि वो क्या चीज है, उसको हम टोकन कहते हैं।
और जो हमारे पाइथन में 5 टाइप के टोकन्स होते हैं, कीवर्ड्स, आइडेंटिफायर, लिटरल्स, ऑपरेटर एंड पंक्चुअल डेलिमिटर्स। कीवर्ड्स क्या होते हैं किसी भी लैंग्वेज में? इनका मीनिंग जो होते हैं रिजर्व्ड वर्ड्स होते हैं जिनका मीनिंग ऑलरेडी डिफाइंड होता है, राइट। और नॉर्मली ना एक चीज है, जैसे हमें पता है कि सी में कितने कीवर्ड्स होते हैं, C++ में, पाइथन में ना आई थिंक, मुझे तो मैंने काफी सर्च की, एग्जैक्ट कीवर्ड्स कितने ये नहीं पता चला। किसी को पता है तो वो शेयर कर सकता है। नेट पे देखते हैं कहीं 33 आते हैं, कहीं पे 36 आते हैं, कुछ ऐसा है इसका। तो मतलब अगर मुझे लगता है कि अगर ये क्लियर नहीं है तो ये क्वेश्चन नहीं आएगा। देव सर सही बात है या नहीं? आपको मतलब आपकी भी अच्छी है पाइथन? सॉरी मैम, क्या कर रहे थे? मेरा ध्यान नहीं था। नंबर ऑफ कीवर्ड्स हमें डिफाइन नहीं है ना कि पाइथन में कितने होते हैं एग्जैक्ट नंबर। एग्जैक्ट 33 के आसपास होते हैं, आई थिंक 33 33 होते हैं। मतलब 33 नेट से, किसी बुक में 33 दिया हुआ है, किसी में 36 दिया, तो फिक्स तो नहीं है ना ऐसे एग्जैक्ट। जैसे नेट पे सर्च करते हैं 33 आता है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ, डिफरेंट डिफरेंट दिया है, क्योंकि वर्जन का डिफरेंस आ जाता है ना। हाँ, तो इसीलिए मतलब मैं हाँ सी जी, में जैसे जैसे फिक्स है ना। नॉन लोकल है ना, नॉन लोकल ये नया नया आया था, जो नया वर्जन आया था उसमें पहले वाले में नहीं था। तो यही है कि हमें ये क्वेश्चन नहीं आएगा कितने रिजर्व वर्ड्स कीवर्ड्स होते हैं, क्योंकि ये फिक्स नहीं है, वर्जन टू वर्जन वेरी करता है, तो ये हमसे नहीं पूछेगा। लेकिन आपको बस पता होना चाहिए कीवर्ड्स क्या होते हैं। और अगर हमारा जैसे कि सब्जेक्टिव पेपर में आ गया व्हाट इज कीवर्ड्स, तो हमें डेफिनेशन यही देंगे कि जो रिजर्व वर्ड जिनका मीनिंग ऑलरेडी कंपाइलर में डिफाइंड है, और एक दो एग्जांपल्स जैसे जैसे हम यूज करते हैं वो हमारे माइंड में वैसी आ जाती हैं। एंड ऑपरेटर हमने किया हुआ है, कंटिन्यू, डेफ, एलिफ, एल्स, लैम्डा, इफ, इंपोर्ट, सारे हमने किए हुए हैं, तो आप उसको एग्जांपल देंगे। क्लियर? अगर एग्जाम में पूछ लेते हैं हमसे। ओके दीपाली मैम, आई थिंक नंबर ऑफ कीवर्ड्स है ना, अगर एनसीईआरटी जैसे केवीएस वगैरह का जो सिलेबस था उसके अकॉर्डिंग तो एनसीईआरटी फॉलो करना चाहिए, तो जितने एनसीईआरटी में दे रखे हैं आई थिंक वो फॉलो कर सकते हैं हम। वो सर हम चेक कर लेंगे, फिर मुझे अभी याद नहीं Yes, कि yes. एनसीईआरटी में कितने थे दिए हुए थे। जी जी जी। ठीक है सर। ओके उसमें नेक्स्ट। भी केडी सर, अगर ये क्वेश्चन आएगा ना तो ये वर्जन के बेस पे ही आना चाहिए, क्योंकि वर्जन के अकॉर्डिंग इसके नंबर ऑफ कीवर्ड्स है ना वो इंक्रीज हुए हैं। जैसे तो अगर सर आएगा पता तो है देव सर, एक और चीज है, अगर हम वर्जन के अकॉर्डिंग चलते हैं ना, तो प्रॉब्लम क्या आती है कि अब इतने सारे वर्जन लेटेस्ट आते रहते हैं, तो हम लेटेस्ट वर्जन पे कहाँ तक याद रख सकते हैं? हाँ वही है, अगर क्वेश्चन आएगा तो वर्जन के, बट ऐसा क्वेश्चन आएगा नहीं। आएगा ही नहीं ये, क्योंकि ये एम्बिग्यूटी वाला क्वेश्चन है, ये नहीं डालेंगे, तो इसलिए अगर आ जाता है तो उनको मार्क्स देने पड़ जाते हैं सबको। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो ऐसा क्वेश्चन नहीं डालेंगे एचपीएससी वाले, हम ये मान के चलते हैं। Okay. तो नेक्स्ट है आइडेंटिफायर्स। आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं बेसिकली? ये हर प्रोग्रामिंग की बेसिक चीज है, आप खुद आंसर दो तो ज्यादा क्लियर होगा आपको। मैम एक्चुअली जो वेरिएबल्स वगैरह हम डिफाइन करते हैं, फंक्शन जिनके थ्रू हम आइडेंटिफाई करते हैं, पर्टिकुलर नेम देते हैं हम किसी भी चीज को आइडेंटिफाई करने के लिए, तो कोई भी, हम बिल्कुल सही कहा आपने कि जो भी हमने कोई भी ऑब्जेक्ट को एक आइडेंटिफाई करने के लिए हम एक नेम दे देते हैं, दैट इज आइडेंटिफायर। ठीक है, तो कुछ रूल्स आई थिंक ये हर 99% लैंग्वेज में सेम होते हैं कि जो आइडेंटिफायर्स हैं वो अल्फाबेट्स, डिजिट्स और एक ही स्पेशल सिंबल आउट होता है, दैट इज अंडरस्कोर। सेम C++, जावा सब में यही चीज है कि हम अल्फाबेट्स, डिजिट्स और अंडरस्कोर यूज कर सकते हैं। कोई भी और स्पेशल कैरेक्टर्स, कोई भी स्पेस अलाउड नहीं होती, और जो कीवर्ड्स होते हैं वो आइडेंटिफायर्स नहीं हो सकते। क्लियर? और जो फर्स्ट डिजिट होता है वो या तो क्या होगा अंडरस्कोर, या फिर क्या होगा अल्फाबेट्स। दैट्स इट, आपको ये याद रखनी है। ठीक है, जैसे माय बुक कोई दिक्कत नहीं है, फाइल 1 2 3 कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब जो है 2R नंबर, ये क्यों वैलिड इनवैलिड आइडेंटिफायर है? क्योंकि फर्स्ट वो है ना हमारा जो सॉरी डिजिट है ना, फर्स्ट डिजिट नहीं होना चाहिए। क्लियर? वो स्टार्ट हमेशा किससे होना चाहिए? अल्फाबेट या अंडरस्कोर से। ब्रेक क्योंकि ये एक कीवर्ड है। माय डॉट बुक क्योंकि इसमें डॉट आ गया, कोई भी स्पेशल सिंबल अलाउड नहीं होता। डाटा ये अंडरस्कोर नहीं है, ये क्या है हाइफन। हाइफन भी अलाउड नहीं है। क्लियर? यस मैम।
जो ये रूल्स दिए हुए हैं ना इन्होंने आइडेंटिफायर्स में, ये हमें ना एनसीईआरटी में भी मेंशन्ड है. दीज आर द जस्ट कन्वेंशन, ये रूल्स नहीं है. ये हमें मतलब ये कहते हैं कि आप ये यूज करो, लेकिन अगर ये हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है. अगर हम यूज करते हैं तो अच्छा है, नहीं करते तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है. अगर एग्जाम में हम ये नहीं करके आएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती इस चीज में. वो है वो कंपल्सरी रूल्स है. दीज आर द जस्ट, हम कहते हैं ना कि कई बार कह देते हैं कि आपको ऐसा करना चाहिए, हम प्रिकॉशनरी कोई चीज दे देते हैं. वो मानना ना मानना हमारी बात है. ये कहता है कि जो क्लास के नेम्स होते हैं उसको अपर केस लेटर में दो, ताकि वो रिकॉग्नाइज हो जाए कि वो क्लास नेम्स हैं. जो जब भी कोई आइडेंटिफायर को प्राइवेट बनाना है क्लास में, तो उसके जो स्टार्ट कर दो अंडरस्कोर से, तो उससे पता चल जाता है कि ये प्राइवेट आइडेंटिफायर है. ठीक है, 2 लीडिंग अंडरस्कोर मेंशन कर दो अगर उसको स्ट्रॉन्ग प्राइवेट आइडेंटिफायर बनाना है. अगर 2 ट्रेलिंग अंडरस्कोर यूज कर दो, उसको लैंग्वेज डिफाइंड स्पेशल नेम देना है. मतलब ये कुछ ऐसा नहीं है कि हमें याद करने की जरूरत है, आप इसको स्किप कर सकते हो. नेक्स्ट है लिटरल. लिटरल क्या होते हैं? कोई भी हम नंबर, टैक्स, कोई भी डाटा जो हम स्टोर करते हैं आइडेंटिफायर्स में, है ना, जो भी कोई वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है उसको लिटरल्स कहते हैं. जैसे कोई भी स्ट्रिंग हो गया, कोई भी इंटीजर लिटरल्स क्या होंगे? 22, 40, 99. फ्लोट लिटरल जो डेसिमल पॉइंट्स में होंगे. स्ट्रिंग्स सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स होगा. राइट, क्लियर है ये चीज? तो जी मैम. Yes, ma'am. ये कुछ लिटरल एस्केप सीक्वेंसेस होते हैं, बैकस्लैश कैरेक्टर्स, कि अगर हमें इसको प्रिंट कराना है तो हमें बैकस्लैश हम यूज करते हैं ना. अब बैकस्लैश को अगर हम एक सिंगल बैकस्लैश ले लेंगे ना, तो वो समझ नहीं पाएगा, वो नेक्स्ट कैरेक्टर को इंटरप्रेट करने की कोशिश करेगा. राइट, तो अगर हमें बैकस्लैश प्रिंट करवाना है तो डबल बैकस्लैश यूज करना पड़ेगा. अगर कोट्स करवाना है तो वो समझेगा कि ये स्ट्रिंग फॉर्मेट में दिया हुआ है, तो हमें उसको कराने के लिए भी बैकस्लैश यूज करना पड़ता है. अगर हमें स्काई बेल यूज करनी होती है, बेल की रिंग होती है ना, उसके लिए ए यूज करना है. बी बैकस्पेस, फोम फीड एफ, लाइन फीड दैट इज न्यू लाइन के लिए एन, कैरेज रिटर्न के लिए आर, हॉरिजॉन्टल टैब वर्टिकल टैब के लिए. ठीक है, ऑक्टल वैल्यू के लिए ओ. ठीक है, और कैरेक्टर हेक्सा वैल्यू के लिए एक्सएच. क्लियर है ये चीज? अब जो हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आते हैं, ऑपरेटर्स. ऑपरेटर्स क्या होते हैं? स्पेशल सिंबल टू परफॉर्म ऑपरेशन ऑन ऑपरेंड्स. जो हमारे फर्स्ट ऑपरेटर दैट इज अरिथमेटिक ऑपरेटर. हाँ जी, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, मॉडुलस, ये तो हमें आई थिंक पता है सबको, जो हमने किए हुए हैं. नेक्स्ट है फ्लोर डिवीजन और एक्सपोनेंट. अब मैं क्वेश्चन कुछ पूछूंगी, प्लीज आप रिप्लाई कीजिएगा. x की वैल्यू 8 है, y की वैल्यू 7 है, तो x प्लस y कितना होगा? बताइए. क्या आउटपुट आएगी? 15. ओके, x की वैल्यू 8.0 है, y की वैल्यू 7 है, तो अब z की वैल्यू x प्लस y क्या आएगी? 15. 3 नहीं आएगी. 15.0. चलो, इसमें आएगी 15.0. ये चीज याद करने वाली है. अगर एडिशन और सब्ट्रैक्शन में अगर एक भी वैल्यू, एक सिंगल वैल्यू भी क्या हो, फ्लोट हो, तो आंसर फ्लोट में आएगा. ठीक है, फ्लोट आएगा. अगर इंट है दोनों, तो आंसर इंट आएगा. क्या समझ आ गया? जी मैम. अब Yes, ma'am. इसका आंसर क्या आएगा? 1. 1.0. इसका क्या आएगा? 1.1 समथिंग. 1 आएगा मैम. 1 आएगा.
मैम बट तो जब हम फ्लॉट लेते हैं तब इंटीजर वैल्यू रिटर्न करता है ना, इसमें तो रिमाइंडर वाले में तो फ्लॉट वैल्यू वो। एक मिनट मैम, मेरा एक मिनट मैम, मैं आपको दिखाती हूँ ये चीज। इसमें डेसिमल पार्ट नहीं होगा ना, डेसिमल पॉइंट सर आता है। डेसिमल पार्ट को तो एक्सक्लूड कर देगा ना। हाँ, पर वैल्यू फ्लॉट में आएगी सर, मैं इसीलिए रन कर रही हूँ सर। वैल्यू तो इसकी फ्लॉट में ही जाएगी, फ्लॉट वाला करता है ना डेसिमल को तो रिमूव। अरे एक मिनट, मैं आपको दिखाती हूँ सर, एक मिनट। मेरा मैं ना एक्चुअली कभी जब से लैपटॉप लिया ना, यूज नहीं किया टच को इतना। आप कह रहे थे ना किसी को देखना तो ऑनलाइन कैसे रन कर सकते हैं, इसको दिक्कत थी ना ये भी। तो आज देख लो, मैं रन कर रही हूँ डायरेक्ट, है ना। जैसे देखो, हमने एक्स यहाँ पर सीधे लिख लेते, एक्स की भी जरूरत नहीं हमें, राइट। अब मैंने क्या किया था, 8 मॉडल परसेंटेज साइन, राइट। इसमें मॉडल स्प्लिटर नहीं शो होगा, एक मिनट सर। इससे ट्राई करके नहीं आ गया सर, वो एक्चुअली ना मैंने टैब बना रखा है सर अपने लैपटॉप को, यस यस। तो इसलिए उसको कभी यूज नहीं किया ना इसे, तो वो समझ नहीं आ रहा था। अब हो गया। ये एक मिनट, पाइथन का कंपाइलर खोलना था ना पहले स्टार्टिंग में, ये सी का खुला पड़ा था, सॉरी। अब क्यों एरर आई है, पता चल गया था एरर क्यों आई है। देखो 8.32 आ गया ना, अगर हम 8.3 लेते हैं, 2.3.0007, क्लियर है वो कि ये उसको वैल्यू पॉइंट्स को भी उसमें साथ लेता है, रिमाइंडर। क्लियर? हाँ जी क्लियर है जो मैं कहना चाह रही थी। अगर 8.0 लेंगे, चाहे वैल्यू सेम आ रही थी तब भी हमारी पॉइंट्स में आएंगी 2.0। अगर हम सीधा डायरेक्ट हम यूज करते हैं ना 8 से वो प्लॉट वैल्यूज ही रिटर्न कराएगा, फ्लोट वैल्यू भी रिटर्न कराएगा और फ्लोट वैल्यू निकालेगा भी। जैसे वो चीज है कि उसको निग्लेक्ट नहीं कर रहा, वो डिवीजन करके, जैसे रिमाइंडर ऑब्वियस है ना कि 8 को 3 से डिवाइड करेंगे, 8.3 को जब हम 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 2.3 समथिंग आ रहा है ना, 2.3 आ रहा है।
और उसने 2.30007 क्यों लिया? वो आई थिंक देव सर ने पिछली क्लास में भी एक्सप्लेन किया था कि वो फ्लोट को जब लेता है ना वो डिफरेंट टाइप से रिजर्व करवाता है, तो उसके लिए वैल्यू 2.30007 आ रही है, लेकिन वो एक्चुअली वो रिमाइंडर वैसे निकालता है। सी में क्या होता था, आप फ्लोट के साथ यूज ही नहीं कर सकते थे, एरर आ जाती थी। ठीक है, क्लियर हुआ ये चीज? हाँ जी, क्लियर है सबको? जी मैम। मैंने ना इसका मेरा रन करवाने का मतलब यही था कि आपको डाउट ये चीज है। अब ये चीज अब ठीक है, अब मान लो यहाँ पर होता 6/3। अब ये चीज मैंने पहले आपको याद होगा, मैंने प्लस माइनस में लिखा था कि अगर दोनों इंट हो तो वैल्यू इंट आती है, लेकिन जो डिवीजन में होता है अगर दोनों इंट हो तब भी वैल्यू हमेशा फ्लॉट ही आएगी। ये चीज हमारे याद रखने वाली है, ये मार्क्स में ऑब्जेक्टिव में आएगी ऐसे क्वेश्चंस। जी मैम। तो हमने क्या देखा है अभी तक कि अगर प्लस से ऑपरेटर है, अगर दोनों वैल्यू देखो फ्लॉट में तो फ्लॉट में आनी है, अगर प्लस में दोनों इंट है तो आउटपुट क्या आएगी? इंट। सब्ट्रैक्शन में इंट है तो भी आउटपुट क्या आएगी? इंट। डिवीजन में अगर दोनों वैल्यू इंट हैं तब भी वैल्यू क्या आएगी? फ्लॉट। फ्लॉट। और सब्ट्रैक्शन में अगर दोनों इंट है तो इंट, अगर एक भी फ्लॉट है तो फ्लॉट। क्लियर? अब मल्टीप्लिकेशन में बताओ आपको क्या लगता है क्या आनी चाहिए? मल्टीप्लिकेशन भी शायद फ्लॉट वैल्यू ही रिटर्न कराएगा। इंट में होगा तो इंट आएगा और फ्लोट में होगा तो फ्लोट आएगा। इंट आएगा। सॉरी वो बंद हो गया, 1 मिनट, स्क्रीन शेयर बंद हो गया गलती से। अब चीज क्लियर हुई आपकी थोड़ी सी? जो पहले मतलब मुझे पहले प्लीज रिप्लाई कर दीजिए कि आपको कैसा लग रहा है ना। मैं थोड़ा सा आज फर्स्ट टाइम ही ऑनलाइन लगा रही हूँ। नहीं मैम, अच्छा लग रहा है। कि ऐसे सही है, स्पीड वगैरह तेज फास्ट कुछ भी ना? नहीं सही नहीं, है सही मैम। चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए आप, मैं इसको ना मैं ना कुछ चीजें हैं कि अब ना आप खुद रन करके देखा करो, है ना। मैं तो अभी चलो है ना, इसमें ये नहीं होगा स्टार्ट, तो ये इंट आएगा। क्लियर? अर्थमेटिक कैलकुलेटर में ये याद करनी बहुत जरूरी है, ये मार्क्स आ जाते हैं, ये हमारे मार्क्स कटवा सकते हैं अगर हम ये चीजें ध्यान नहीं देंगे। क्लियर? यस मैम। और एक फ्लोट डिवीजन रह गया ना, राइट? फ्लोट डिवीजन मैंने वैसे पीछे भी आपको बताया था। फ्लोट डिवीजन का याद है क्या होता है? यस मैम। फ्लोट डिवीजन चाहे हमेशा फ्लॉट में भी जा रहा है तो भी वो फ्लॉट को रिमूव करके इंटीजर वैल्यू ले लेगा वहां से। राइट। और एक्सपोनेंट में बताओ क्या होगा, क्या लगता है? देखो फ्लोट पावर डिवीजन में तो पता ही है कि आउटपुट इंट ही आएगी कुछ भी हो, है ना? पावर में आएगा। पावर में आएगा मैम। और ये देखो, अगर हमेशा एक और पॉइंट है मैम इसमें एक्सपोनेंट वाले में, जैसे बाकी सब तो लेफ्ट टू राइट चलता है, अगर ये इसमें राइट। प्रायोरिटी देना हो तो राइट टू लेफ्ट लेके चलेंगे हम इसमें। यस। अभी ये चीज देखो आप, जो ना अगर फ्लोट डिवीजन में इंट है ना, इंट है, वैल्यू तो इंटीजर पार्ट ही रन करेगा। यस मैम, आउटपुट को उसमें दे देगा मतलब। हाँ, पर मैं वही चीज लिख रही हूँ कि फ्लोट का अगर एक भी फ्लोट है ना यहाँ पर वैल्यू, तो आउटपुट क्या फ्लोट आएगी बिल्कुल। ठीक है, अगर दोनों इंट है तो इंट आएगी। ठीक है, लेकिन जो पार्ट आएगा दोनों में हमेशा इंटीजर पार्ट आएगा। इंटीजर पार्ट मींस जैसे ए मॉडुलस ए फ्लोट डिवीजन हमने सॉरी ए फ्लोट डिवीजन 3 की, तो इसका आंसर हमेशा क्या आएगा? 2। ठीक है, अगर हम 8.0 मॉडुलस 3 करते तब आंसर आएगा 2.0। पूरा रिटर्न नहीं होगा, इंटीजर पॉइंट के साथ 0.0 आ जाएगा फ्लोट डिवीजन में। क्लियर? जी मैम। और जो लास्ट है हमारा एक्सपोनेंशियल क्या करता है? सबसे बड़ी बात है जो हम सोचते हैं कि एक्सपोनेंशियल सिर्फ इंटीजर वैल्यू के लिए रन करता है, नहीं, ये दोनों के लिए करता है। ठीक है, अगर तो दोनों इंटीजर हैं तो आउटपुट इंटीजर आती है, लेकिन अगर इसमें
हम अगर कर दे मान लो 8.2 तो वो भी हमारी वैल्यू रिटर्न करेगा और उसकी वैल्यू फ्लोट में आ जाएगी। ठीक है, हम पावर को भी फ्लोट्स में ले सकते हैं इवन, वो भी कोई दिक्कत नहीं है, वो भी वो कैलकुलेट करके देगा हमें। क्लियर? जी। अब यहाँ तक अर्थमेटिक ऑपरेटर में किसी को डाउट कि क्या वैल्यू रिटर्न कर रहा है इंट फ्लोट? सिर्फ आपको याद रखना है इंटीजर हमेशा इंटीजर आएगी। सिर्फ एक केस है जिसमें डिफरेंट है, दैट इज डिवीजन में, जिसमें अगर दोनों इंटीजर है तब भी आउटपुट क्या आती है? फ्लोट। क्लियर? क्लियर मैम। आई थिंक ऐसे क्वेश्चंस ना आए हुए हैं पहले भी एग्जाम्स में, अगर आपने ध्यान दिया हो ना। हमें चलो ये क्लियर हो गया। अर्थमेटिक ऑपरेटर में तो किसी को डाउट नहीं है अब? नो मैम। हाँ, अब ऐसे करो, आज मुझे ये बताओ, अब सब्जेक्टिव की प्रिपरेशन करने के लिए प्रोग्राम्स खुद से लिखने हैं नहीं लिखने? कुछ प्रोग्राम एज एक्सरसाइज दूं इस ऑपरेटर से रिलेटेड या नहीं? ऐसा कुछ नहीं करना हमें? मैम करना कर है। लेते हैं मैम ना, अभी प्रैक्टिस हो जाएगी साथ साथ। ना थोड़ा सा, जैसे हमें हम क्लास में सी करवाते थे, प्रोग्राम से देते थे ना कि आप ये वाले करके देना, ग्रुप में शेयर करना, जैसे छोटे छोटे प्रोग्राम, कि वो पता है छोटे अभी अर्थमेटिक से कुछ ज्यादा तो नहीं बनते, लेकिन उससे क्या है हमारी हैबिट बन जाएगी लिखने की। बाकी आप बताओ, आप सबकी राय है कि जैसे आप कहोगे। यस, आई थिंक होने Yes, चाहिए, ma'am. और एग्जाम में भी आपके आ सकते हैं प्रोग्राम्स। तो अभी आपने एक प्रोग्राम लिखना है। फर्स्ट प्रोग्राम टू राइट द प्रोग्राम्स एक टू कन्वर्ट Fahrenheit temperature in Fahrenheit to degree Celsius. सिंपल प्रोग्राम। ठीक है, सर मैम रिपीट करना है एक मिनट। मैं लिख के दे देती हूँ, एक मिनट। फर्स्ट प्रोग्राम होगा डिग्री फ़ारेनहाइट टू डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना टेम्परेचर को। ठीक है, बिल्कुल सिंपल प्रोग्राम है, जस्ट आपको वैसे ही यहाँ ना आ जाए। एक हमने अब जो कर लिखे, मैं वही करवा रही हूँ कि जो ऑपरेटर यूज कर लिया, कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करना। ठीक है, एक प्रोग्राम टू कैलकुलेट all arithmetic operations on user entered value। मेरी राइटिंग तो समझ आ रही है ना सबको? वही सर, हम वो भी इंक्लूड कर लेंगे सिलेबस में। एक्चुअली सिलेबस कल लेकर वो देख लूंगी एक बार। ठीक है, नेक्स्ट करें अब। जी मैम। अर्थमेटिक ऑपरेटर में इन्होंने प्रोग्राम दिया हुआ है, मतलब मुझे नहीं लगता कि ये अभी फंक्शन बनाकर करने की जरूरत है। जब हम फंक्शन करेंगे उसके बाद ये कर लेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा ऑपरेटर रिलेशन ऑपरेटर। रिलेशन ऑपरेटर आई थिंक हमें सबको पता है। एक चीज जो हम गलती करते हैं ना रिलेशन ऑपरेटर में कई बार, तो वो चीज याद रखने वाले जो मुझे लगता है कि हम कर सकते हैं, कि जो ये साइन होता है ना इस साइड होता है, ये वाला कोई साइन नहीं होता। क्लियर? ये साइन भी ऐसे होता है, कोई भी ये वाला साइन नहीं होता, ये इनवैलिड है। क्लियर है ये चीज? मे भी आपको पता हो, लेकिन मुझे Yes, लगता ma'am, था कि समझ आ रही मैंने
मैंने एक प्रोग्राम देखा था, तब मुझे बता, जैसे मैंने गलती की थी तो मैंने शायद वो मेंशन किया आपको, ठीक है। बाकी आई थिंक सबको पता है, इक्वालिटी ऑपरेटर दो नंबर्स, दो चीजों को कंपेयर करने के लिए कर रहे हैं। नॉट इक्वल टू कि वो इक्वल है, जब डबल इक्वल टू यूज करेंगे, अगर वैल्यू रिटर्न ट्रू कब करेगा, अगर दोनों वैल्यू क्या आएंगी, इक्वल होंगी। नॉट इक्वल टू जब वो दोनों अनइक्वल होंगी। ग्रेटर देन जब ए बड़ा होएगा। ग्रेटर देन इक्वल टू चाहे ए ग्रेटर और इक्वल दोनों सिंबल हो जाते हैं। इसमें क्या होता है, ए लेस देन, जो बी है वो ए से हमेशा बड़ा होना चाहिए। इसमें लेस देन और इक्वल दोनों हो सकते हैं, तब ट्रू होएगा, वरना फॉल्स होएगा। अब इसकी आउटपुट जो आती है ना, वो बुलियन आती है। बुलियन में एक चीज है, बुलियन में हमारी वैल्यू क्या आएगी, तो ट्रू आएगी या फिर क्या आएगी, फॉल्स। और एक चीज और जो मेरे माइंड में आई है कि सिर्फ थ्री कीवर्ड्स हैं जिसमें फर्स्ट अल्फाबेट क्या है, बड़ा है, बाकी सब में छोटे होते हैं। क्या वो कौन कौन से, एक ट्रू, एक फॉल्स, एक नन। ओनली 3 कीवर्ड्स जिसमें जो फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल है, बाकी सभी कीवर्ड्स में स्मॉल होएगा आपका। क्लियर? जी जी। अब ये बताओ, ट्रू वैल्यू कौन सी होती है, फॉल्स वैल्यू कौन सी होती है? नॉन जीरो वैल्यू मैम ट्रू होती है। नॉन जीरो वैल्यू को ट्रू लेते हैं, कोई भी, चाहे वो पॉइंट्स में या कुछ भी है, वो कोई दिक्कत नहीं है, स्ट्रिंग है। नॉन जीरो कह सकते हैं एम्प्टी स्ट्रिंग, उसको भी खाली ब्रेसिस स्पेस, उनको हम क्या कहते हैं, जीरो, उनको फॉल्स लेते हैं। क्लियर? इसमें कुछ लगवा तो लेबो भी सॉस वगैरह। नेक्स्ट है ऑगमेंटेड असाइनमेंट ऑपरेटर। जो असाइनमेंट ऑपरेटर होते हैं, जैसे कि इक्वल टू साइन है, जब हम लेफ्ट राइट हैंड साइड वैल्यू को लेफ्ट साइड ऑपरेट वैल्यू साइन करते हैं, और जो प्लस इक्वल टू है वो क्या बन जाएगा हमारा, अगर हमारी वैल्यू कुछ आ गई, a प्लस इज इक्वल टू 3, इसका मतलब है a इज इक्वल टू a प्लस 3। क्लियर? तो ऐसे अगर हम माइनस कर देंगे a माइनस इक्वल टू 3, तो उसकी वैल्यू क्या बन जाएगी, a इज इक्वल टू a माइनस 3। तो ये शॉर्ट हैंड नोटेशन जैसे हम सी में भी कहते थे, वही है, जो भी अरिथमेटिक ऑपरेटर हम यूज कर सकते हैं। क्लियर है? इसको एक्सप्लेन करने की ज्यादा जरूरत नहीं है, समझ आ रही है इसकी? बताइए। क्लियर मैम। जी मैम, यस मैम। अब नेक्स्ट है लॉजिकल ऑपरेटर। इसमें थोड़ा सा जो है अच्छा काम है कि हमें पता होना चाहिए, हमारे पास 3 ऑपरेटर होते हैं, एंड, और, नॉट। सबसे ज्यादा हाई प्रायोरिटी किसकी होती है इसमें, नॉट की, फिर सेकंड एंड की, थर्ड और की। क्लियर? एंड ऑपरेटर हमें ट्रू कब देता है, जब दोनों वैल्यू क्या हो, ट्रू। अगर एक भी फॉल्स है तो हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी, फॉल्स। क्लियर है ये चीज? और ऑपरेटर है, इसमें क्या होता है, अगर दोनों एक ही वैल्यू ट्रू है तो हमारी वैल्यू क्या आ जाती है, ट्रू। आई थिंक हमने डिजिटल में किया हुआ है, वही सेम चीज है। क्लियर? और नॉट में क्या होता है, सिंबल्स क्या यूज होते हैं? फॉल्स होता है, फॉल्स का ट्रू हो जाता है। क्लियर? अब मैं क्वेश्चन देती हूँ, आप करके दीजिए मुझे, क्या आंसर आएगा। क्या आउटपुट आएगी, ट्रू आएगी मैम। ओके, अगर हमारी वैल्यू ये देगी, ठीक है, और y की वैल्यू क्या आएगी, टेन।
हमने पहले डिस्कस किया था ना, मैंने आई थिंक, अगर जिन्होंने क्लास लगाई होगी, यहाँ पर ना शॉर्ट सर्किटिंग होती है जब भी हम यूज करते हैं ये एंड और नो और। शॉर्ट सर्किटिंग क्या कहता है, अगर हम वैल्यू साइन कर रहे हैं कभी भी किसी को, है ना, तो कि जैसे कि हमने 10 और 20 दे दी, है ना, एक्स की वैल्यू, या एक्स की वैल्यू 10 एंड 20 दे दी, तो दोनों चीजें हैं। शॉर्ट सर्किटिंग और में क्या होती है कि इफ वी गेट जो फर्स्ट आर्गुमेंट है ना, अगर वो ट्रू मिल गया तो हमें पता है कि वैल्यू आंसर क्या आएगा, क्योंकि एक भी ट्रू हो तो ट्रू, तो हम नेक्स्ट मूव नहीं करेंगे। जो फर्स्ट वैल्यू है वही इस एक्स को क्या हो जाएगी, असाइन हो जाएगी। एंड में क्या होता है, अगर पहली ट्रू मिल गई तो हम सेकंड देखेंगे और वैल्यू सेकंड असाइन क्या होगी, 20। क्लियर? अगर यही हमारा होता है एक्स 0 और 20, तो एक्स को क्या वैल्यू आनी थी, 20। समझ आ रहा है ये चीज? हम एंड वाला अगर एक्स एंड सॉरी यहाँ पर होता 0, अगर पहली फॉल्स होगी तो उसने आगे मूव ही नहीं करना, तो इसकी आंसर 0 आ जाना था। और में अगर पहली ट्रू मिल गई तो हम आगे मूव नहीं करेंगे, एंड में अगर पहली फॉल्स मिल गई तो आगे मूव नहीं करेंगे। ये चीज है। क्लियर? ये पॉइंट्स आपको बुक में भी नहीं मिलेंगे जो मैं ये वाले बता रही हूँ, ये ना मतलब हमने जैसे प्रैक्टिस किए क्वेश्चन तब हमने सीखे हैं, तो आप प्लीज ये ध्यान रखना, ये वाले पॉइंट्स। क्लियर? यस मैम। इन नॉट इन ऑपरेटर्स, जैसे कि हम ना आगे डाटा टाइप्स पढ़ेंगे इसकी, जैसे लिस्ट हो गया, टप्पल हो गया, हमने देखना है कि उसमें वो एलिमेंट है या नहीं स्ट्रिंग में, तो इन ऑपरेटर ट्रू कब देता है, अगर वो उसके उसमें है तो वो ट्रू दे देगा, अगर नॉट इन मतलब तब ट्रू देगा अगर उसमें वो एलिमेंट नहीं है। क्लियर? आई थिंक जब हम प्रूव करेंगे ना तो अपने आप क्लियर हो जाएगा। बाकी मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ प्रोग्राम। A22 हमने लिस्ट ली है, A इन लिस्ट, अब 22 इस लिस्ट में है, बिल्कुल है, तो ये क्या वैल्यू आ जाएगी, ट्रू। अगर A नॉट इन लिस्ट का क्या आ जाएगा, फॉल्स। क्लियर है? अब जो होता है इज नॉट, इसमें क्या होता है, आइडेंटिटी होती है जो हम करते हैं ना इसकी, कभी भी हम पाइथन में ना, मान लो मैंने x की वैल्यू 10 दे दी, y की वैल्यू 10 दे दी, तो क्या होता है, वेरिएबल डिफाइन कर दी, तो ये एक्चुअल में सी में क्या होता था, एक x वेरिएबल नाम का हमारा सेल बन जाता है, एक y का, उसमें वैल्यू 10 आ जाती थी। अगर हम एड्रेस प्रिंट कराते थे ना x का, तो मान लो कुछ भी आ गया, 2000 आ गया, अगर हम x एड्रेस है ना ऐसे कराते थे ना, याद है आपको सी में, अगर हम y में कराते थे तो वो डिफरेंट आता था। लेकिन पाइथन में क्या होता है, वो वैल्यू को मेमोरी में जगह देता है, जब हम उसको डिफाइन करते हैं ना तो x उसको रिप्रेजेंट करता है उस वैल्यू को, तो सेल में जगह आइडेंटिफायर के नेम को नहीं मिल रही, वैल्यू को मिलेगी, और x उसको रिप्रेजेंट करेगा। अगर y को वैल्यू सेम है तो वो भी उसी को ही रिप्रेजेंट करेगा। अगर हम x और y की वैल्यू की आईडी लेंगे ना तो वो सेम आती है। क्लियर? मान लो मैंने x इक्वल टू 10 किया, y इज इक्वल टू x कर दिया, तो अगर हम इसकी आइडेंटिटी देखें तो ये कॉपी नहीं क्रिएट करेगा, इसमें क्या होगा, दोनों की आइडेंटिटी सेम आएगी। रन करके दिखाऊं आपको ये चीज? भाई बोलते नहीं हो आप लोग। अच्छा नहीं बना यस अगर समझ नहीं आ रहा तो बता दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आ रहा है मैम समझ। स्क्रीनशॉट ऑनलाइन चला रही है। देखो पहले मैंने आईडी ऑफ एक्स करवाई, राइट? बेटा रहने दो। भूमि मैम प्लीज आप म्यूट कर लो। देखो आईडी दोनों की सेम आई है ना,
यस यस मैम। मैम। ये चीज है। अगर हम इसको इवन 10 देंगे ना, देखो मैंने अब आप इवन उसको साइन भी नहीं किया, दोनों को वैल्यू 10 दी है, तब भी उसकी आईडी क्या आती है, सेम आती है। क्लियर? अब मान लीजिए मैंने इसमें जो बात है y इक्वल टू एक्स कर दिया, और नेक्स्ट लाइन में अब मैंने x की वैल्यू चेंज कर दी, अब क्या होगा, आईडी सेम आएगी या डिफरेंट आएगी? डिफरेंट बिल्कुल, अब आएगी डिफरेंट, क्योंकि उसने वैल्यू चेंज कर दी ना हमने, तो वो उसको डिफरेंट ही लेगा। ठीक है, डिफरेंट आ रही है ना, दिख रहा है आउटपुट? यस मैम। अब समझ आया आईडी का कंसेप्ट क्या होता है? तो जो हम सी में करते थे और इससे बिल्कुल डिफरेंट है। आईडी क्या करती है, आईडी मींस एड्रेस, लेकिन पाइथन जो सेव करती है, वैल्यू सेव करती है। उसमें क्या होता था, मेमोरी असाइन हो जाती थी उस आइडेंटिफायर के नेम को, जिसमें हम वैल्यू स्टोर करते थे। क्लियर है ये चीज? क्लियर मैम। अब इज और इज नॉट क्या होगा कि इज अगर वो दोनों की आईडी सेम है, अगर नहीं है तो नहीं। अब देखो इन्होंने इंडिया इंडिया किया, तो अब मैंने कहा इंडिया सेव होगा। अगर हम इसकी आईडी चेक करेंगे, दोनों की सेम ही आएगी ना। क्लियर? समझ आ गई ये पॉइंट? ऑपरेटर प्रेसिडेंस ये टेबल है, जैसे सबसे पहले जो प्रेसिडेंस होती है कि हमें जब एक ही स्टेटमेंट में ना मोर देन वन ऑपरेटर हैं, किसको हम पहले रन करें, तो सबसे हाई प्रायोरिटी क्या होती है, एक्सपोनेंशियल की, फिर क्या होती है, कॉम्प्लीमेंट, फिर उसके बाद यूनरी ऑपरेटर। अब ये याद रखो, हर लैंग्वेज में ऐसे होता है, पहले यूनरी ऑपरेटर्स आते हैं, फिर उसके बाद हमारा मल्टीपल डिवीजन इनकी सेम होती है, जैसे फ्लोर डिवीजन और वोटलेस, फिर हमारा एडिशन सब्ट्रैक्शन, फिर राइट हैंड लेफ्ट बिट्स वाइज शिफ्ट। ये पता है, राइट लेफ्ट शिफ्ट और बिट वाइज शिफ्ट। आज के लिए बस इतना बहुत है सर। यस दीपाली मैम, आई थिंक इतना आना था आज के लिए। आज ना अब मेरी बेटी मुझे देखनी चाहिए। हाँ ऑफ कोर्स। सॉरी, आज थोड़ा सा ना फर्स्ट डे था, तो उसको आदत नहीं है। नो प्रॉब्लम, आप रिकॉर्डिंग स्टॉप कीजिए दीपाली मैम। ओके सर। यस।